हूं आंचल आनंद। सुबह के 9 बज चुके हैं और इस वक्त की बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। याकूब मेमन को फांसी दे दी गई। सुबह 5:20 पर नागपुर सेंट्रल जेल में 1993 के बॉम्बे बॉम्ब ब्लास्ट का दोषी 257 हत्याओं का दोषी याकूब मेमन, उसे फांसी दे दी गई। ठीक सुबह 5:20 पर इंडिया न्यूज ने यह खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाई। आपको बता दें कि इसके बाद की जो प्रक्रिया होती है उसको भी जेल में फॉलो किया गया। अभी इस वक्त नागपुर में ही गेस्ट हाउस में मौजूद थे याकूब मेमन के रिश्तेदार, उनके भाई सुलेमान और बाकी 2 रिश्तेदार जो जेल के लिए रवाना भी में फॉलो किया गया। अभी इस वक्त नागपुर में ही गेस्ट हाउस में मौजूद थे याकूब मेमन के रिश्तेदार, उनके भाई सुलेमान और बाकी 2 रिश्तेदार जो जेल के लिए रवाना भी हो चुके हैं। लेकिन आज सुबह 5:20 पर याकूब मेमन को फांसी दे दी गई। सुबह 4:55 पर देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने याकूब मेमन की याचिका को खारिज कर दिया, जिसके बाद फांसी पर हरी झंडी मिल गई और नागपुर सेंट्रल जेल में सुबह 5:20 पर याकूब मेमन को फांसी दी गई। हमारे सहयोगी अरविंद चतुर्वेदी ने बात की शिवसेना के नेता संजय राउत से। सुनवाते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने। मुंबई बम धमाके में कई अभियुक्तों में से शामिल एक मुजरिम को आज नागपुर जेल में फांसी दे दी गई है। हम बात करते हैं संजय राउत साहब से। संजय जी, अंततः एक आदमी को अभी फांसी मिली है, न जाने कितने अभी भी फरार घूम रहे हैं, लेकिन इस पे जिस तरीके से पॉलिटिकल ड्रामा हुआ इस पूरी घटना को लेके, इस फांसी को लेके, उसको लेके आप क्या कहेंगे? देखिए, काला अध्याय देश का समाप्त हुआ है। जिस तरह से एक व्यक्ति के फांसी के इर्द गिर्द देश की राजनीति घूम रही थी और वो भी व्यक्ति कोई असाधारण नहीं थी, तो एक टेररिस्ट थी। देश के सर्वोच्च न्यायालय ने उसके ऊपर अपना निर्णय दिया है। फिर भी इस देश के कोई स्वयं घोषित मान्यवर जिन्हें लगता है कि इस देश में कोई भी टेररिस्ट घुसता है, हमला करता है, हमारे बेगुनाह लोगों को मारता है, संसद पे हमला करता है, मुंबई पे हमला करता है, चाहे कसाब हो, चाहे अफजल गुरु हो, चाहे मेमन हो, ये सभी मान्यवरों को लगता है उनको दया दिखानी चाहिए। ये दया के पात्र है, ये बेगुनाह है, निरपराध है। ये ऐसे जो इस देश में 100 लोग हैं, जब तक उनके घर से कोई ऐसे बॉम्ब ब्लास्ट में न जख्मी होता है न मरता है, तब तक ये लोग इस तरह से हरकतें करते रहेंगे। जिस तरह से पूरे लोगों ने ये नाटक चलाया 15 दिन, लगता है क्या उनको पाकिस्तान ने ही कुछ हमारे यहाँ हमारे देश को अस्थिरता निर्माण करने के लिए भेजा है या पाला है, ऐसा दुर्भाग्य से कहना पड़ता है। राउत साहब, आखिरी सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि जो लोग अभी भी फरार हैं, उसमें जो पॉलिटिकल विल पावर दिखनी चाहिए उनको लाने की, वो बहुत दिनों 22 साल हो गए। 22 साल के बाद आप एक व्यक्ति को जो है आज फांसी देने में कामयाब हो पाए हैं और उसको लेके भी बहुत सारा विरोध हुआ है। फांसी 22 साल के बाद एक व्यक्ति को फांसी देने में आप कामयाब हो रहे हो, ठीक है, लेकिन वो व्यक्ति को आपने वहां से पकड़ कर नहीं लाया है, वो व्यक्ति वहां से खुद चल के आई है, तो वो भी आसान नहीं था। लेकिन आज भी पाकिस्तान जैसे देश में, हमारे पड़ोस में जो सबसे बड़े गुनहगार है, वो वहां के स्टेट गेस्ट बनकर रहते हैं। तो जब तक आप ऐसे देश के ऊपर दबाव नहीं डालोगे, तब तक ऐसे व्यक्ति झोली फैलाने से हमारे हाथ नहीं मिलेगी। तो इच्छा शक्ति चाहिए। चलिए सर, हम उम्मीद करेंगे। जिस तरीके से शिवसेना के नेता संजय राउत साहब ने स्पष्ट किया है कि बहुत सारे ऐसे भगोड़े अभी भी देश के बाहर हैं, उनको लाना जरूरी है और इसके लिए जरूरत है दृढ़ राजनीतिक इच्छा की। अरविंद चतुर्वेदी, इंडिया न्यूज, दिल्ली। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से सुलेमान जो नजर आ रहे हैं इस टोपी में, भाई है याकूब मेमन के, गेस्ट हाउस में ठहरे हुए थे। नागपुर सेंट्रल जेल के पास ही ये गेस्ट हाउस है जहां पर ये लोग ठहरे हुए थे। 2 और रिश्तेदार, क्योंकि अमूमन माना जाता है कि रिश्तेदारों को इजाजत होती है। जेल प्रशासन ने माना जा रहा है कि आज सुबह कांटेक्ट किया जब फांसी दी जानी थी याकूब मेमन को, और दोनों भाई उस्मान और सुलेमान जेल में पहुंच चुके हैं। इस वक्त जेल में ही मौजूद हैं। सुबह 5:20 पर याकूब मेमन को फांसी दी गई।
मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर सत्यपाल सिंह और बीजेपी के नेता भी हैं वो, उनसे बात की हमारे सहयोगी यतेंद्र शर्मा ने। सुनते हैं। मेरे साथ हैं बीजेपी सांसद और पूर्व पुलिस कमिश्नर सत्यपाल सिंह जी। सत्यपाल सिंह जी, फांसी दे दी गई है और आशंका जताई जा रही थी कि कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है, तो क्या आपको क्या लगता है कि क्या ऐसा कुछ होगा? देखिए, मैं कह सकता हूं कि अंत में न्याय हुआ है उन लोगों के प्रति जिसमें जो 257 लोग मारे गए थे, 713 लोग उसमें घायल हुए थे और 27 करोड़ रुपए की उसमें जो है माल मत्ता का नुकसान हुआ था। मुझे नहीं लगता कि जिस प्रकार से पहले से लोगों को मालूम था, हमारी पुलिस व्यवस्था इतनी कमजोर नहीं है कि कोई भी लोग इस प्रकार कानून व्यवस्था बिगाड़ सके। मुझको नहीं लगता कोई इस प्रकार की सांप्रदायिक प्रतिक्रिया होगी। एमआईएम के अध्यक्ष हैं ओवैसी साहब, वो कह रहे हैं कि बड़ा दुखद फैसला है, बाबरी मस्जिद के भी आरोपियों को फांसी दी जानी चाहिए। मैं इसको फैसला नहीं कहता हूं, मैं इसको न्याय कहता हूं। फैसला होता है जब कानून को मोड़ा तोड़ा जाता है, मैनिपुलेट किया जाता है किसी व्यक्ति को मदद करने के लिए। कानून के अंदर अगर सही उसमें फैसला न्याय दिया जाता है तो उसको न्याय कहना चाहिए, फैसला नहीं कहना चाहिए। तो ओबीसी के इस बयान को किस तरह से आप देखते हैं? ये बाबरी मस्जिद के आरोपियों को भी फांसी दी जानी चाहिए? देखिए, ये एक किस्म से सांप्रदायिक बयान है और इस विषय से मैं जो है सहमत नहीं हूँ। चलिए, यह है सत्यपाल सिंह जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि ओबीसी का जो बयान है वो सांप्रदायिक तौर पर दिया गया बयान है और जहां तक न्याय की बात है तो ये फैसला नहीं, न्याय हुआ है और जहां तक कानून व्यवस्था की बात है तो वो नहीं बिगड़ेगी। कैमरामैन देव के साथ यतेंद्र शर्मा, इंडिया न्यूज, दिल्ली। और इसको आप कैसे देखते हैं? क्या कुछ कहेंगे याकूब मेनन को फांसी को लेकर? मैं समझती हूँ कि देश को समझना चाहिए कि ये जो टेररिज्म अटैक होता है ये कुछ व्यक्तियों की जान लेता है, माल लेता है, इकोनॉमी इफेक्ट करता है, लेकिन ये क्राइम अगेंस्ट द स्टेट है, ये एक देश के खिलाफ क्राइम है। आतंकवाद जो है मर्डर नहीं है, ये एक मर्डर एक व्यक्ति दूसरे मर्डर से नहीं है, ये डेथ बाय रैश और नेग्लिजेंट एक्ट नहीं है, ये देश की सॉवरेनिटी, देश की यूनिटी, देश की इंटेग्रिटी, देश की इकोनॉमी, देश की शांति के खिलाफ है। इसलिए स्टेट, सारे स्टेट के माइट को इसका सामना करना पड़ेगा और इसलिए जब स्टेट का सारा माइट सामना करता है उसमें जुडिशरी भी आती है, उसमें एग्जीक्यूटिव भी आता है और यहां तक कि सबसे उत्तम ऊंचा ऑफिस राष्ट्रपति जी का भी शामिल हो जाता है, क्योंकि वो मर्सी पिटिशंस पर फैसला करता है। जैसे सुप्रीम कोर्ट रात तक सारी रात चली, सो मैं ये माइट ऑफ द स्टेट मांगता है। जो लोग निंदा करते हैं, जो लोग दया मांगते हैं, किसके खिलाफ दया मांगते हैं? क्या उनका कोई गया था? उनका कोई गया था? उनसे जाके पूछो जिनके लिए गया था। ये देश किसका है? देश तो सबका है। ये क्या आप क्षमा याचना कैसे मांगते हैं? क्या आपके घर में कुछ हुआ? आप क्षमा तब मांगे ना कि जब आपके साथ कुछ हुआ। आपके साथ तो कुछ नहीं हुआ, ये तो दूसरों के साथ हुआ। और विक्टिमोलॉजी भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। हम एक अगर एक्यूज्ड के राइट्स मांगते हैं तो साथ साथ विक्टिम्स के भी राइट्स हैं, और इधर तो विक्टिम सारा देश है, सारा देश है। और इस देश ने इसको अगर माफ करना है या क्षमा मांगनी है या मर्सी देनी है तो उत्तम जुडिशरी ही कर सकती है या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही कर सकते हैं, कोई प्राइवेट व्यक्ति नहीं कर सकता। इसलिए ये समझना जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट हमेशा के लिए। इसीलिए जो डेथ पेनल्टी है वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर होती है। कई सालों में 3 ही तो डेथ पेनल्टी गई, लेकिन क्या ऐसे जो व्यक्ति सारे देश को खत्म करने आया था उसके लिए भी कहना है कि तू जिंदा रहे, तू चाहे देश की जिंदगी लेने आया था, तू जिंदा रहे, चाहे जेल के अंदर है। और ये भी क्या गारंटी है कि कल को आतंकवाद आके उसी जेल पर रेड नहीं करेगा और उसको फिर ले जाएगा वापस? ऐसे हुआ है, कई बार ऐसे हुआ है, इस देश में भी हुआ और दूसरे देश में भी हुआ। सो साथियों, समझना जरूरी है कि ये जो आतंकवाद है ये हर एक के खिलाफ है, हर हिंदुस्तानी के खिलाफ है, चाहे आपको डायरेक्टली हुआ या नहीं, ये इनडायरेक्टली हुआ। किसी को डायरेक्टली हुआ, किसी की छोटी उम्र में उनकी माँ चली गई, उनका भाई चला गया, बहन चली गई, उनका परिवार उजड़ गया, उनकी सारी पूंजी उड़ गई। लेकिन किसी को डायरेक्टली हुआ, लेकिन सारे देश के खिलाफ हुआ। इसलिए इसके लिए जीवन दान मांगना मैं समझती हूँ मिसप्लेस्ड है। और दूसरी चीज मेरी रिक्वेस्ट मीडिया को भी है कि जैसे गुरदासपुर का एनकाउंटर आपने ब्लो बाय ब्लो अकाउंट मीडिया में प्रोजेक्ट नहीं किया, इसी प्रकार अब सुप्रीम कोर्ट ने और सरकार ने, हमारे प्रेसिडेंट ने फैसला दे दिया जिसको कहते हैं द कोर्ट्स हैव स्पोकन, द गवर्नमेंट हैज स्पोकन, द लॉ हैज स्पोकन। अब उसको जाने दीजिए, उसको मुक्त करिए।
उसको जीने दीजिए, उसके परिवार को अपने समय पर रहने दीजिए। इसका ब्लो बाय ब्लो अकाउंट अगले 48 घंटे अगर आप देते रहेंगे, जब तक वो अपनी कब्र में नहीं चला जाएगा, उसके बाद भी क्या होगा? क्या हम दो दिन पड़े 48 घंटे या पता नहीं 3 दिन पूरे दिन हम इसी में जुटे रहेंगे? मैं समझती हूँ, क्षमा करें, जैसे आपने गुरदासपुर को मीडिया ने बख्शा था और सीखा था सबक बॉम्बे के राइट्स के बाद, इसी प्रकार इस पर भी अब उसको मुक्ति दे दीजिए, क्योंकि कानून ने तो उसको मुक्ति दे दी। और टेररिस्ट तो मुक्ति लेने आता है, टेररिस्ट जीवन लेता भी और जीवन देने भी आता है, नहीं तो वो टेररिस्ट नहीं बनता। वो टेररिस्ट नहीं होता है जो अपनी जान बचाने के बाद दूसरों की जान लेने आता है। 257 लोगों की मौत का गुनहगार याकूब मेमन सुबह 5:20 पर उसको फांसी दी गई। 1993 के बम धमाकों ने न सिर्फ बॉम्बे बल्कि देश को दहला दिया था। हमारे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ रहा है। हमारे साथ एनके सिंह सर, वरिष्ठ पत्रकार, सुबह से ही जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका सर। हमारे साथ रेखा अग्रवाल जी और रविंद्र कुमार जी, जाने माने वकील हैं, वो जुड़ रहे हैं। ऐश्वर्या भाटी, वो भी सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करती हैं, वकील हैं, वो हमारे साथ जुड़ गई हैं। हमारे सहयोगी मनीष अवस्थी रात भर 1 सेकंड के लिए नहीं सोए हैं, लगातार हम तक खबरें पहुंचा रहे हैं और सबसे पहले खबरें पहुंचा रहे हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मनीष, आपसे ही जान लेते हैं, अभी की स्थिति ये है कि 9:10 पर है। अभी तक ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन के तौर पर कोई भी सरकार का, चाहे केंद्र हो चाहे राज्य सरकार का हो, कोई बाहर नहीं आया है जिसने हमें क्रोनोलॉजी समझाई हो। सूत्रों के हवाले से क्या क्या अपडेट्स अभी तक आपके पास आ चुके हैं, पहले वो दे दें। देखिए, जहां तक इसकी औपचारिक पुष्टि की बात है तो आंचल, इसमें जो महाराष्ट्र के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं बख्शी, श्रीमान बख्शी, ये जरूर कह रहे हैं फांसी हो गई है, लेकिन शव को सौंपा जाएगा, कैसे होगा, क्या होगा, इस पर वो बीच की लाइन ले रहे हैं। हम शव तो सौंप रहे हैं, जो कि पहले भी हमने चर्चा में इस बात पर चिंतन किया कि आखिर शव सौंपने की वजह क्या है, इसकी टेक्निकलिटी क्या होगी। शव तो सौंपा जा रहा है, लेकिन सौंपने के बाद उसका आगे क्या होगा, इस पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ दिखाई दे रहा है। मौलाना कदीर को आना था, 6 लोगों को अंदर जनाजे नमाज पढ़नी है, उसके बाद अगर ये होता है कि हमने परिवार को सौंपा और उसके बाद सारे रीति रिवाज से उसका क्रियाक्रम कर दिया गया, तो इन सारी बातों को लेकर अभी ये भी बात बीच में आई कि उनके परिवार से पत्नी और उनकी बेटी आ रही हैं, तो ये सारी बातों को लेकर पुष्टि कोई नहीं कर रहा। जैसे कि कहा जाता है कोई इंटरफेस हो सरकार और मीडिया के बीच में, ये सारी बातें साफ तौर पर नहीं आ पा रही। पुष्टि कोई नहीं कर रहा, न केंद्र की सरकार की तरफ से न राज्य की सरकार की तरफ से। तो ऐसी स्थिति में जो भ्रम की स्थिति है, जो संभ्रम बना हुआ है, इसको दूर करना अभी सरकार के लिए प्राथमिकता है। लेकिन मुख्यमंत्री खुद देवेंद्र फडणवीस, ऐसा कहा जा रहा है, जैसे हमारे सहयोगी अभिषेक बता रहे थे कि 11 बजे सदन के पटल पर वो अपना इस पर बयान देंगे। लेकिन तब तक क्या, तब तक कोई ऐसा इंटरफेस हो जो ये सारी बातें करे, जो बताए एक एक सिलसिलेवार तरीके से किस तरह से चीजें आगे बढ़ी, हर पड़ाव में क्या क्या फैसले लिए गए, आगे क्या होना है। तो इस बात को लेकर हमेशा एक भ्रम बना हुआ है। लेकिन हमारी जानकारी ये कहती है कि मौलाना कदीर को इंतजार है कोई सरकारी गाड़ी का, जैसे कि कल हमारे सहयोगी राजेश ने ये बताया था कि कल जिला अधिकारी ने उनसे बात की थी और ये कहा था कि आपको नमाज अदा करने, आखिरी नमाज जो होती है, जो कि सुपुर्द खाक होने के पहले नमाज के बाद दीदार होता है, वो करने के लिए आपको आना होगा। लेकिन वो अभी भी इंतजार कर रहे हैं और उनके साथ 4-5 लोग ऐसे हैं जिनको इंतजार है कि सरकार गाड़ी भेजे और उन्हें गाड़ी भेजकर मोमिनपुरा एक इलाका है जहां पर वो रहते हैं, वहां से उन्हें बुलाया जाए और जेल के अंदर ये सारी क्रियाक्रम और परंपरा की जाए। मनीष, माना जा सकता है क्योंकि केंद्र में यहाँ पर भी संसद का सत्र चल रहा है, वहां पर विधानसभा का सत्र चल रहा है, जो सांसद हैं उनके हाथ बने हुए, इसलिए शायद पार्टी के इक्का दुक्का नेता जो प्रवक्ता की हैसियत से बाहर आए, उन्होंने बस अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। क्या यही एकमात्र कारण है जो अभी तक ऑफिशियल पुष्टि, डिटेल जानकारी नहीं आई है, या कोई और भी वजह? देखिए, पल पल फैसले बदल रहे हैं। मेरी अभी महाराष्ट्र के बीजेपी के एक बहुत बड़े कद के नेता से, यानी सचिव पद का नेता है, उससे बात हुई तो उनका ये कहना था कि जो बीच बीच में उड़ उड़ कर जानकारी आ रही है, या ये कहने की इस बात को लेकर जो पतंगबाजी हो रही है कि शव सौंपा जाएगा और वो शव मुंबई लाया जाएगा, इस बात को लेकर उनकी राय में, जो बीजेपी के बड़े नेता थे, उनकी राय में उनका ये कहना है कि ये करना सरासर गलत होगा और ये करने से आगे दिक्कतें बहुत आएंगी। आगे सामने अगले महीने कुंभ है,
ऐसी सारी बातों के मद्देनजर ऐसा कोई काम न किया जाए और इसे अगर जेल में ही सुपुर्दे खाक किया जाए, परिवार को सौंपा जाए, लेकिन उनके रीति रिवाज इस्लामिक परंपरा के साथ किया जाए तो इसमें समाज में सौहार्द भी बना रहेगा और सोशल फैब्रिक जो है वो नहीं बिगड़ने दिया जाएगा। नहीं तो वरना ये रह के अगर ये चीजें ऐसी हो गई तो ये आगे आने वाले कई सालों तक टीस दे सकती है, कई सालों तक ये जिंदा रह सकती है, जिसका कि जिक्र एनके साहब भी कर रहे थे और विस्तार से वो इस बात को समझा भी रहे थे। चलिए मैं बाकी पैनलिस्ट से अब क्विक रिएक्शंस ले लेती हूँ, क्योंकि सबसे बड़ी अभी बात जो उभर कर सामने आ रही है, स्थिति स्पष्ट होने में जैसा कि हम सब जान रहे हैं थोड़ा वक्त लगेगा। ऐसे में शव को सौंपा जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, कानून क्या कहता है उस पर मैं बाद में आऊंगी, लेकिन राजनीतिक तौर पर इसके कई मायने हो सकते हैं। और जिस तरह से हम बातचीत सुबह से ही इनके सर कर रहे हैं, इस दौरान ओवैसी का बयान इस तरह का आना कि याकूब के पास राजनीतिक समर्थन नहीं था इसीलिए फांसी हुई, तो ये बयानबाजी अभी से आ रही है। सोचिए अगर शव सौंपा जाएगा तो उसके बाद उसकी क्या प्रतिक्रियाएं होंगी, तो ये भी सवाल है। आपकी पहली प्रतिक्रिया? देखिए, इसमें आंचल बहुत सीधी सी बात है कि जो ये कह रहे कि राजनीतिक समर्थन नहीं था, एक तो खुद ही वो खड़े थे और यहां तक खड़े थे कि जो ऑगस्ट इंस्टीट्यूशन, जो हाईली रेस्पेक्टेड इंस्टीट्यूशन है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, उस पर आप मोटिव इंप्यूट करने लगे कि वो मुसलमान है इसलिए फांसी दी गई। डे वन से आप ये कह रहे, तो राजनीतिक समर्थन नहीं था, एक तो खुद ही वो खड़े थे और यहां तक खड़े थे कि जो ऑगस्ट इंस्टीट्यूशन, जो हाईली रेस्पेक्टेड इंस्टीट्यूशन है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, उस पर आप मोटिव इंप्यूट करने लगे कि वो मुसलमान है इसलिए फांसी दी गई। डे वन से आप ये कह रहे, तो यही सबसे बड़ा खतरा है कि इनके जैसे लोग लगातार इसको कोशिश करेंगे कि शहादत का दर्जा दिला दिया जाए। एक आतंकवादी जिसने कि 257 लोगों को मारा, 700 लोगों को डिसेबल किया, उसके लिए आप शहादत, क्योंकि आपकी पॉलिटिक्स उससे चलती है। तो आज गवर्नमेंट को यह सोचना होगा, जिस फर्मनेस से सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसीजन दिया, कहीं वेवर नहीं किया, कहीं इमोशन में नहीं आई, तमाम प्रेशर्स पड़ते रहे और उसके बाद ये फैसला आया। मेरे ख्याल से सरकार को भी उसी फर्मनेस के साथ खड़ा होना पड़ेगा, उसी शिद्दत के साथ खड़ा होना पड़ेगा और कहना पड़ेगा कि नहीं, इसमें हम शहादत का दर्जा तो नहीं दिलाने जा रहे हैं। स्ट्रॉन्ग और प्रूडेंट डिसीजन लेना बहुत जरूरी है सरकार के लिए। इसके लीगल पहलुओं पर आएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकना होगा। तुरंत लौट रहे हैं, आप कहीं नहीं जाइए। इस बड़ी खबर पर हम